यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं रिवीजन लेक्चर। और आज का जो रिवीजन लेक्चर का चैप्टर है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, आज क्या रिवाइज करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन तो ये है कि ये 10 मार्क्स में आएगा। बहुत कम ही चांस है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 5 मार्क्स में पूछे, नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने मार्क्स में पूछेगा? 10 मार्क्स में। सेकेंड रीजन ये है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को मानना है कि ये चैप्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जनरली बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में डिफिकल्टी आती है। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा एकदम से एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊं, और जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे क्या एग्जाम में आया हुआ पास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक, बस करना क्या है, आप लोगों को देखो बार बार जो रिवीजन लेक्चर है उसको देखना है। कंसेप्ट 100% याद होगा, तभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम बचेगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक, चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक थोड़ा ओवर मैप लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट किया कि कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हम एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं उस गुड्स को 50 रुपीज़ में बनाऊंगा, 50 रुपीज़ कॉस्ट में। बट एक्चुअल में कॉस्टिंग पीरियड के एंड में, साल के एंड में अगर 60 में वो चीज़ बनती है, ठीक है, जब मैं कॉस्टिंग अपना कर रहा हूँ, सॉरी साल के एंड में नहीं, जब मैं कॉस्टिंग अपना कर रहा हूँ फाइनल, जब मैंने कॉस्टिंग निकाला तो वो कितने में बना? 60 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लगा, ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा, इस कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करके पता चलेगा। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट को आप 60 में नहीं 40 में बनाते हो तो 10 रुपीज़ आपने सेविंग किया प्रोडक्ट बनाने में। ठीक, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट करना है, अपना एक्चुअल कॉस्ट निकालना है कि आप प्रोडक्शन करते टाइम कितना कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं। अगर कोई भी वहाँ पे ओवर कॉस्ट लग रही है तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर अंडर कॉस्ट लग रहा है कि आपका कॉस्ट कम है तो आपको क्या देना चाहिए? इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए, बोनस देना चाहिए एम्प्लॉय सबको कि वो कम कॉस्ट में चीज़ों को बनाते हैं, है कि नहीं? ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंसान कैसे फोरकास्ट करता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप पास्ट ईयर को ले सकते हैं, अपने पास्ट ईयर को कॉस्ट को ले लो और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन इन्फ्लेशन जोड़ दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलर फॉर्म का ले सकते हैं कि हमारे जैसा ही काम करने वाले और सारे लोग हैं जो सेम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सिमिलर फॉर्म का भी ले सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉफिट में जो चेंजेज आती है ना, प्रॉफिट में जो चेंजेज आती है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट फोरकास्ट करता हूँ, कि मैंने माना कि प्रॉफिट मुझे कितना लगेगा, प्रॉफिट मैं कितना कमाऊंगा, तो मैंने बजटेड सेल लिया कि मैं इतना बेचूंगा, लेस किया बजटेड कॉस्ट कि इतना मुझे कॉस्ट लगेगा, और मैंने निकाला अपना प्रॉफिट। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 150 रुपया, यहाँ पे 100 एंड 50 प्रॉफिट। बट एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में मैं कुछ सेल किया, वहाँ पे कुछ कॉस्ट इनकर्ड किया बनाने का, और यहाँ पे आया एक्चुअल प्रॉफिट 40। मान लेते हैं यहाँ पे 100 ही कॉस्ट लगाया आपने, या फिर कोई और फिगर ले लो, 90 ले लो, और यहाँ पे ले लो 130। ठीक, अब देखो जो प्रॉफिट में चेंज है कि आपने बजट कितना किया था, फोरकास्ट कितना किया था, और जो एक्चुअल प्रॉफिट में चेंज है, दो रीजन से आती है। चेंज इन प्रॉफिट किस दो रीजन से है? पहला तो रीजन है सेल और दूसरा रीजन है कॉस्ट, है ना? सेल में चेंज होने से भी प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, कॉस्ट में वेरिएशन होने से भी प्रॉफिट में वेरिएशन आएगा, है कि नहीं? तो देखो प्रॉफिट में जो वेरिएशन है, प्रॉफिट में जो वेरिएशन है वो दो रीजन से हो सकता है। पहला रीजन सर क्या हो सकता है? तो प्रॉफिट में वेरिएशन का पहला रीजन हो सकता है सेल में वेरिएशन। आपने क्वांटिटी ज़्यादा या कम सेल किया, या सेल प्राइस ज़्यादा या कम में सेल किया जितना आपने फोरकास्ट किया था। या फिर कॉस्ट की वजह से वेरिएशन हो सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा लग गए, ताकि मटेरियल ज़्यादा यूज हो गया, या ज़्यादा महंगा मटेरियल आपने खरीद लिया या सस्ता खरीद लिया। ठीक, दो वजह से प्रॉफिट में वेरिएशन आता है। ये जो कॉस्ट वेरिएशन है ना, जिसको कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में है, सेल्स वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है। सेल्स वेरिएंस आप लोगों को नहीं पढ़ना,
ठीक। अब देखो कॉस्ट वेरिएंस पे आते हैं। ठीक, जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना क्या है, क्लियर हुआ, कॉस्ट वेरिएंस सिर्फ पढ़ना है। एक प्रोडक्ट बनाने में क्या खर्चा आता होगा, किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लगता होगा, लेबर लगता होगा, वेरिएबल ओवरहेड लगते होंगे, इनफैक्ट फिक्स ओवरहेड लगते होंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनता होगा। करेक्ट। देखो, जो भी खर्चे लगते हैं, चाहे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड, इन खर्चों की वजह से ही कॉस्ट चेंज हो रहा होगा। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट में ये चार ही खर्चे हैं और मुझे देखना है कि मैंने जो बजट किया था कॉस्ट और आज जो मैंने एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड किया वो क्यों चेंज है, तो इन्हीं चार खर्चे की वजह से चेंज हुआ होगा। तो हमें कॉस्ट वेरिएंस में भी सिर्फ चार कॉस्ट वेरिएंस होते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में सिर्फ चार ही कॉस्ट वेरिएंस होते हैं। वो क्या होते हैं, तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है, टाइम बचाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे 1-1.25 घंटे में ही आपको रिवीजन भी कराना है, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन भी कराने हैं, तो मुझे टाइम सेविंग करना जरूरी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो सकता है, एंड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है। ये कॉस्ट वेरिएंस लिख लो, फिक्स ओवरहेड। चार ही ऐसे खर्चे होते हैं प्रोडक्ट बनाने में, तो चार खर्चे की वेरिएंस निकाल लो, कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक, तो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ चार टॉपिक पढ़ना है। एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एंड फोर्थ वन इज फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक, बारी बारी चारों को पढ़ते हैं, चारों पे कैसा क्वेश्चन आया है एक बार देख लेते हैं, ऑटोमेटिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। यहाँ पे आओ, पहला मैं स्टार्ट करता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी तक देखो मैंने क्या बताया आपको कि प्रॉफिट में चेंज दो रीजन से हो सकता है, ताकि सेल में चेंज हो गया, क्वांटिटी या प्राइस जो भी हो, या कॉस्ट में चेंज हो गया कि कॉस्ट की वजह से भी प्रॉफिट में चेंज आते हैं। कॉस्ट में अगर चार एलिमेंट कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स, तो इन्हीं चार में चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो हम बस वही चार वेरिएंस पढ़ रहे हैं। ठीक, कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल कॉस्ट में चेंजेस की रीजन क्या है। ठीक, इसमें पहला मैंने उठाया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मान लो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि 2 kg यूनिट यूज करूंगा, 3 रुपीज के रेट से 6 रुपया लगेगा मटेरियल बनाने में प्रोडक्ट को। बट एक्चुअल में क्या हो गया, एक्चुअल में मुझे 3 kg यूज करना पड़ा 4 रुपीज के रेट से और 12 रुपीज लग गए। ठीक, ये जो 6 रुपया एक्स्ट्रा लगा ना, यही तो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कि मैंने सोचा था और मैंने, सॉरी इरेजर आ गया क्या, ये जो 6 रुपया एक्स्ट्रा लगा है, जो कि एडवर्स है। फेवरेबल का मतलब क्या, कि हमने कॉस्ट सेविंग किया, एडवर्स मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड किया, यही तो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये दो रीजन से है ना 6 रुपया। एक तो मैंने देखो क्वांटिटी भी ज्यादा यूज किया, कॉस्ट वेरिएंस क्यों, क्वांटिटी भी ज्यादा यूज किया है, इस वजह से भी मुझे महंगा बनाना पड़ा। दूसरा, मैंने रेट भी महंगा खरीदा है, इस वजह से मुझे मेरा कॉस्ट महंगा पड़ा। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस जो है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्वांटिटी की वजह से भी हो सकता है कि हमारा मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आया है, या फिर क्वांटिटी की वजह से, प्राइस की वजह से भी, सॉरी प्राइस की वजह से भी हो सकता है, या फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी को आप यूसेज बोल सकते हैं, कितना हम यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ 3 kg यूज किया, जबकि मुझे 2 kg मैंने सोचा था यूज करने का बनाने के लिए। प्राइस की वजह से जो वेरिएंस है वो कैसे निकलता है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे केस में स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, हमने स्टैंडर्ड ये माना था ना 3 रुपीज, एक्चुअल प्राइस क्या है ये 4, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी 3 kg 3। वैसे ही देखो यूसेज वेरिएंस या फिर क्वांटिटी वेरिएंस, जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो कैसे निकलता है, तो क्वांटिटी कितना एक्स्ट्रा लगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने 2 kg, एक्चुअल क्वांटिटी 3 लगा, और स्टैंडर्ड प्राइस मैंने क्या सोचा था, स्टैंडर्ड प्राइस ये है ना 3, 3 एडवर्स यहाँ पे आया और 3 एडवर्स यहाँ पे आया। प्राइस महंगा होने की वजह से 3 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, और ज़्यादा क्वांटिटी मैंने यूज किया इसकी वजह से 3 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, और दोनों 3 जुड़ के 6 रुपये हो गए एक्स्ट्रा कॉस्ट की। मैंने सोचा था जितने पैसे पे बनाऊंगा उससे 6 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे बनाया। ठीक, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो, यूसेज वेरिएंस को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यूसेज वेरिएंस के भी दो पार्ट। पहला पहला सर मिक्स वेरिएंस और दूसरा एल्ड वेरिएंस। एक मिक्स वेरिएंस एंड दूसरा एल्ड वेरिएंस क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एक स्टैंडर्ड लिया था कि मैं क्वांटिटी, यहाँ पे रेट, यहाँ पे रुपीज की दो मटेरियल यूज करूंगा, मटेरियल ए एंड बी। ये 2 kg का यूज करूंगा, 5 रुपीज रेट है, 10 रुपीज रेट है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 30 रुपीज कॉस्ट का मटेरियल मैं यूज करूंगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में मैंने यूज किया ए का, बी का, कोई भी फिगर ले लेते हैं, 2 kg, 3 kg, तो ये 5 kg हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 kg सोचा था। रेट कुछ भी ले लो, मान लो ये 4 रुपीज ले लो, ये 12 रुपीज ले लो, 12 3 जा 36, 4 2 जा 8। ठीक, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है वो कि एक होता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना वो ले लो, एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है ना, इसका रेशियो ये है 2:2 है ना, स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। जब इसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, 2.5 2.5। ठीक, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो तो हो गया रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, देखो, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। मैंने क्या बोला, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। बन गया फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस जो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस ही लिख दो। अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है आप स्टैंडर्ड प्राइस लिखो, बन गया फॉर्मूला। वैसे ही स्टैंडर्ड जो है और रिवाइज एक्चुअल स्टैंडर्ड है, इसके डिफरेंस को बोलते हैं एल्ड। ये कैसे निकलेगा, तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को एल्ड बोलते हैं इनटू स्टैंडर्ड रेट। पता है इसको मिक्स क्यों बोला होगा, देखते हैं। क्वांटिटी तो दोनों में सेम है 5-5, बट फर्क क्या है, सिर्फ रेशियो, मिक्सचर का फर्क है। ये 2 और 3 है, ये 2.5 और 2.5 है, 2.5 एंड 2.5, तो मिक्सचर का फर्क है। क्वांटिटी दोनों में सेम हमने लिया है बट रेशियो का फर्क है, इसीलिए इसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। इसको बताओ इल्ड वेरिएंस क्यों बोलते हैं। देखो रेशियो तो दोनों का सेम है, ये भी 1:1 करोगे तो आएगा, इसको भी जब रेशियो में ले जाओगे तो कट के 1:1 ही आएगा। रेशियो दोनों का सेम है पर क्वांटिटी अलग है, ये 4 है और वो 5 है। ये 4 क्वांटिटी हमने सोचा था पर 5 में हमने बनाया, तो ये एल्ड। एल्ड का मतलब हमने यूसेज ज्यादा यूज किया है कि नहीं, इसलिए इसको एल्ड वेरिएंस बोलते हैं। देखो, एल्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनता है, एल्ड और मिक्स दोनों को जोड़ दोगे तो यूसेज वेरिएंस बनता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस बोलो। कैसे आया ये, इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को ही स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया है। एल्ड वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एल्ड वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉरी क्वांटिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही तो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। इनका जो डिफरेंस है इसको यूसेज बोलते हैं, ये टोटल को यूसेज बोलते हैं, ये टोटल को। अब यूसेज के दो हिस्से,
बीच में एक रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी ले दो, दो हिस्से, एक एल्ड और दूसरा क्या, मिक्स। यूसेज के दो हिस्से, एक एल्ड और दूसरा मिक्स। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना ही है बस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। अब देखो एक बार समराइज करते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कॉस्ट दो वजह से चेंज होता है। एक तो प्राइस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस का कितना डिफरेंस है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्यों? क्योंकि जितना क्वांटिटी खरीद के लाए हो सारे पे महंगा खरीदे होगे ना। यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही पढ़ा था अभी। यूसेज के दो हिस्से, एक तो मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा मटेरियल एल्ड वेरिएंस। मिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और दूसरा इसमें पढ़ा था हमने कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक, इतना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना तो प्राइस और ये यूसेज वेरिएंस को जोड़ दो तब भी आ जाएगा, या फिर किसी भी टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा भैया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर दो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से इंटू कर दो तो आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये रहा फॉर्मूला, या फिर प्राइस और इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, वैसे यूसेज कैसे निकाल सकते हैं, तो एक तो डायरेक्ट सर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर एल्ड और मिक्स को जोड़ के उतना आना चाहिए यूसेज वेरिएंस, क्योंकि एल्ड और मिक्स बना ही यूसेज के अंदर से है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखिए इस पे। अच्छा देखो ये कॉन्सेप्ट की बुक है, यहाँ पे मैंने देखा है कि कॉस्ट कंट्रोल करने का एक टेक्निक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने का एक टेक्निक है। फिर मैंने बताया है कि वेरिएंस में हमें क्या पढ़ना है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड, ओवरहेड में एक वेरिएबल एक फिक्स, अभी मैंने वही बताया आपको। ये उसी पैटर्न पे बुक बनी है जिस पैटर्न में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मटेरियल अभी हमने पढ़ा, मटेरियल हमारा खत्म हो गया। मटेरियल में क्या पढ़ा, तो सर प्राइस होता है, यूसेज होता है। यूसेज में दो हिस्से, एक मिक्स और एक इल्ड। उसको देखोगे डायग्राम में तो ऐसे ही बना है, सर प्राइस होता है, यूसेज होता है। यूसेज के दो हिस्से, एक मिक्स और एक इल्ड। एग्जाम्पल सेम वैसे ही है, बस फिगर मैंने अलग ले लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल में अलग लिखा हुआ है कि ए और बी दो क्वांटिटी है, यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है, यहाँ बजटेड दिया हुआ है, और एक्चुअल को ही अगर स्टैंडर्ड ये रेशियो में 1:1 में बांटोगे तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, इतना दिया है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। प्राइस वेरिएंस में ना किस एक्चुअल क्वांटिटी किस कौन सा लेंगे, परचेज की कंज्यूम्ड। वैसे तो परचेज लेना चाहिए अगर कुछ भी ना बोले तो। क्यों? क्योंकि जितना खरीदा उतने सारे पे महंगा खरीदा, तो प्राइस वेरिएंस तो परचेज लेना चाहिए। कंज्यूम पे अगर बोल दिए एग्जाम में कंज्यूम पे लो, तो देखो मटेरियल जो कंज्यूम होता है वो तो फीफो मेथड से कंज्यूम होता है कि कुछ ओपनिंग भी कंज्यूम हुए होंगे, कुछ करेंट ईयर परचेज भी कंज्यूम हुआ होगा। तो करेंट ईयर परचेज का अलग निकालना पड़ेगा प्राइस वेरिएंस, उतना क्वांटिटी का। ओपनिंग का अलग निकालना पड़ेगा। सेम वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू करेंट ईयर का जो यूनिट होगा, करेंट ईयर के जितने यूनिट ओपनिंग के लिए, वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वो इनटू ओपनिंग यूनिट जो होगा वो। पर ये लास्ट ईयर का प्राइस लेना है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्योंकि ओपनिंग के लिए तो लास्ट ईयर का प्राइस लगेगा ना, पर करेंट ईयर में करेंट ईयर का स्टैंडर्ड और एक्चुअल लेना है। देखो करेंट ईयर का स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस तो आपको देगा क्वेश्चन में। हो सकता है ओपनिंग के लिए लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड या एक्चुअल में से कोई एक ना दे। अगर लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड नहीं दिया है या लास्ट ईयर का एक्चुअल नहीं दिया है तो आपको एज्यूमशन लेना पड़ेगा। लास्ट ईयर का एक्चुअल नहीं दिया है तो आप क्या एज्यूम करोगे, करेंट ईयर का जो स्टैंडर्ड दिया है ना उतना ही है। क्यों? क्योंकि करेंट ईयर का स्टैंडर्ड तो लास्ट ईयर को ही ध्यान देके बनाया होगा ना। करेंट ईयर का स्टैंडर्ड लास्ट ईयर को ध्यान देके बनाया होगा, इसलिए अगर मान लो लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड नहीं दिया है तब भी आप करेंट ईयर के स्टैंडर्ड प्राइस जितना ही उसको मानोगे, एज्यूम कर लोगे करेंट ईयर का स्टैंडर्ड प्राइस है उतना ही लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड प्राइस था। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हर एक साल रिवाइज नहीं होता, एक बार स्टैंडर्ड बनता है तो 2-3 साल तो चलता होगा।
उसी स्टैंडर्ड प्राइस को लेके, ठीक है। वैसे इस पे एक बार आरटीपी पे क्वेश्चन था, तो मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब वेराइटी के कवर कर दिए हैं, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको बाई चांस वैसा क्वेश्चन है तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। चलो आ जाओ मेन बुक पे, आओ फटाफट क्वेश्चन देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने क्या पढ़ा, तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने पढ़ा कि एक तो प्राइस की वजह से चेंज हो सकता है, दूसरा यूसेज की वजह से। प्राइस वेरिएंस हो गया, यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में दो हिस्से, एक मिक्स और एक एल्ड, ठीक है। देखो एक और बात बता देता हूं आपको कि बहुत सारे जगह पे आपको टेबुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा फॉर्मूले, ये रहा टेबुलर फॉर्म में। वैसे मैं चार्ट बना के सिखाता हूँ फार्मूला, टेबुलर फॉर्म में नहीं बनाता। टेबुलर फॉर्म में अगर आपका मन हो, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है ना कि बहुत अगर क्वेश्चन अच्छा से कंसेप्चुअल डिजाइन कर दिया जाए तो यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा बच्चों से। पर जो मैं डाटा निकाल के और फिर फार्मूले में डालना सिखाता हूँ, वहाँ पे गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम ना बराबर है। कभी गड़बड़ी नहीं हो सकता अगर आप कंसेप्चुअली पढ़े हैं तो 100% आप करेक्ट करके आओगे। इसीलिए मैं टेबुलर फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तब भी आपको बता देता हूँ, अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा रखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी देखो, ये इसी पैटर्न में आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छे से आप निकालोगे, ठीक है। नहीं तो आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ ले लेना, एक्चुअल क्वांटिटी एक बार और ले लेना। एक और क्वांटिटी था ना रिवाइज एक्चुअल, और दूसरा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक। पहले में इनटू एक्चुअल प्राइस करना कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस निकल जाए, और सारे में स्टैंडर्ड प्राइस इनटू करना, ठीक है। देखोगे फॉर्मूले को ध्यान देंगे तो इसका और इसका डिफरेंस को ही प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस। क्यों, देख लो यहाँ पे, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। इसमें से बताओ एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या यही था फॉर्मूला प्राइस वेरिएंस का? यस, तो यही बोल रहा हूँ, इसका और इसके डिफरेंस को प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फार्मूला से ही बना है ये टेबल, बट टेबल आपको सीक्वेंस एकदम सही रखना पड़ेगा, ठीक। देखो ये प्राइस वेरिएंस हो गया, तो ये हो गया टोटल यूसेज वेरिएंस। इसमें से ये घटाओगे तो यूसेज वेरिएंस आ जाएगा, ठीक। यूसेज वेरिएंस के दो हिस्से, एक तो मिक्स और दूसरा एल्ड, है कि नहीं। और देखो ये यूसेज और प्राइस दोनों मिलके ये टोटल क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो टेबुलर में भी आप कर सकते हो, एक मैं समझा दिया, सारे का टेबल दिया हुआ है नीचे, लेबर में भी और फिक्स ओवरहेड हेड का भी। पर आप कोशिश करना कि टेबुलर फॉर्म में ना करके वो फार्मूला फॉर्म में करने का, वहाँ पे एक्यूरेसी के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कन्फ्यूजन, मतलब क्वेश्चन ऐसा डिजाइन कर देगा कि आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए टेबुलर फॉर्म के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अच्छा एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं हर एक वेराइटी का सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले एक छोटा क्वेश्चन पे हाथ बिठा लो, चलो फटाफट। यहाँ क्या है, तो यहाँ है सर, क्या है यहाँ पे, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर कहाँ स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे चलो, स्टैंडर्ड एक्चुअल, वर्किंग नोट में लिखोगे ये। सर वर्किंग नोट सबसे पहले बना लेना, वर्किंग नोट में डाटा लिख लेना, उसके बाद फार्मूला लगाना, फटाफट बन जाएगा, ठीक। मटेरियल का है तो क्वांटिटी लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, रुपीज लिखूंगा। वैसे ही स्टैंडर्ड का भी क्वांटिटी, प्राइस एंड रुपीज, ठीक। आउटपुट कितना आउटपुट बनाया है हमने, 2,10,000। तो ये जो एक्चुअल हमने 2,10,000 आउटपुट बनाया है, आप इसके बगल में लिखना, ठीक है। कितना क्वांटिटी लगा 2,10,000 बनाने में, तो सर 2,80,000 क्वांटिटी लगा, तो 2,80,000 लिख दूंगा, ठीक है। कॉस्ट कितना लगा, टोटल 252 अमाउंट में लिखोगे कॉस्ट, तो रेट निकल जाएगा, इतना आपको लगा खर्चा और इतने यूनिट के लिए, तो रेट निकल जाएगा। एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेटर रखना मैं भूल गया था। चलो रेट निकल जाएगा कैसे, 252 डिवाइड बाई 2,80,000, 0.9, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड देखते हैं। देखो स्टैंडर्ड का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है, एक प्राइस में लिख लोगे,
अब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना लेना है, जितना एक्चुअल आउटपुट बनाए हैं उतने का ही स्टैंडर्ड लेना है कि नहीं। कोई भी कॉस्ट कंपैरिजन करते हो, 500 यूनिट बनाए हो तो 500 यूनिट का ही स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे ना, कि स्टैंडर्ड 400 यूनिट का लोगे और एक्चुअल 500 यूनिट का लोगे और कंपेयर करोगे। जितना एक्चुअल यूनिट बना है उतने ही यूनिट का स्टैंडर्ड लेते हैं, तो स्टैंडर्ड भी 2,10,000 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 2,10,000 यहाँ पे आउटपुट बना है। ठीक है, चलो। मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स 100, 70 kg के लिए 100 यूज होता है। 70 के लिए अगर 100 यूज होता है तो एक के लिए कितना यूज होगा, 100 डिवाइड बाई 70। तो हमने कितना टोटल बनाया, 2,10,000 के लिए कितना यूज होगा, तो 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 210, है ना, कितना आएगा, 3 लाख आएगा। 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 210, 3 लाख आ गया। ठीक है, चलो अब बताओ, फटाफट बताओ कि यहाँ पे सर पूछ रहा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी जल्दी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ ले लो, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक, वैसे यूसेज वेरिएंस बताओ, यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, सब दिया हुआ है। कैसे, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 1 रुपीज, एक्चुअल प्राइस क्या है 0.9, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 2,80,000, इंटू कर दोगे, आगे आंसर। वैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 2,80,000, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 1 रुपीज, इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, पूछा है कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस का 2 तरीका है, एक तो ये दोनों को ऐड कर दो प्राइस और यूसेज, तब भी कॉस्ट आ जाएगा, या फिर ये जो टोटल निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और यहाँ पे जो टोटल 252 है ये है एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिटेल में नहीं कराया, हमें थोड़ा टाइम सेव करना चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, नवंबर अटेम्प्ट में आया था, नवंबर 2019 में, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का बी, और क्वेश्चन कितने मार्क का था, 10 मार्क्स का। ठीक है सर, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिख लेता हूँ, जो वर्किंग नोट आपको बनाना है। वर्किंग नोट बनने के बाद, वर्किंग नोट अगर बच्चा सही बनाया है ना, तो फार्मूला 100% सही लगा के वो आंसर निकालेगा, जो है मेहनत वो वर्किंग नोट में है। ठीक, देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल दिया है मिक्सचर, 60% ऑफ ए रेट दिया है, एक यहाँ पे वो बना लो एक्चुअल डाटा के लिए, है ना। एक्चुअल में देखो, क्वांटिटी लोगे, रेट प्राइस लोगे, रुपीज लोगे, 2 यूनिट है ना, एक ए है और एक बी है। वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड लोगे, वर्किंग नोट स्टैंडर्ड लोगे, स्टैंडर्ड में भी क्वांटिटी, प्राइस एंड रुपीज, 2 यूनिट है ए एंड बी, बीच में क्या हो जाता है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, याद करो क्यों, रिवाइज क्यों निकालना है सर, मिक्स और एल्ड भी पूछा है, मिक्स और एल्ड पूछने के लिए रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लिखना जरूरी है। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी तो बहुत ही आसान से निकल जाता है, कैसे निकलता है, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, इसी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देंगे तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो डाटा लिखते हैं जरा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है, यहाँ पे दिया है एक्चुअल डाटा, द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या शो करता है कि सर 5 से 40 है, 2 से 60 है, जो ए का और बी का यूज हुआ, रेट 60, रेट 50, यहाँ पे इंटू करके अमाउंट में लिख लोगे। ठीक है, क्वांटिटी कितना बना है, तो सर क्वांटिटी बना है 680, 680 kg, ये है एक्चुअल। तो यार देखो, स्टैंडर्ड भी 680 kg का ही लोगे आप, क्यों, जितना एक्चुअल आउटपुट बना है उतने का ही तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालोगे और कंपेयर करोगे कि कॉस्ट आप महंगा बनाए हो कि सस्ता, है कि नहीं। स्टैंडर्ड मान लो, स्टैंडर्ड 100 रुपये, 100 यूनिट का आप स्टैंडर्ड बनाए थे कि 100 यूनिट में 1,000 रुपये में बनाऊंगा, आपने बनाया 500 यूनिट, तो
500 यूनिट का जो कॉस्ट आया उससे उसका 100 यूनिट का तो कॉस्ट कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए यूनिट सेम होना जरूरी है कि 500 यूनिट का कॉस्ट निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए 500 यूनिट का ही स्टैंडर्ड लेना जरूरी है। ठीक, चलो यहाँ पे 680 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे कितना आ रहा है वैसे, 540 प्लस 260 आएगा 800, है ना। 540 इंटू 60 32,400 एंड 260 इंटू 50, ये कितना आएगा 13,000 प्लस 32,400 45,400, ये भी 8 से हो जाएगा। यही एक्चुअल क्वांटिटी को तो यहाँ लिखना है ना। चलो, जो मेहनत है वो थोड़ा सा आपको समझना है, छोटा सा ही कंसेप्ट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए वैसे स्टैंडर्ड रेट पहले लिख लेते हैं। दिया है मटेरियल ए का 50, मटेरियल बी का 60, जो भी आएगा यहाँ पे इंटू कर लेंगे। जो है ये क्वांटिटी निकालना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलो, क्या कहता है कि 60% ऑफ ए, एक दूसरा वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, ए का 60 एंड 40% ऑफ बी, बी का 40 जब यूज होता है तो 100 यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं यूनिट में लेता हूँ, 100 यूनिट बनता है, 100 यूनिट होता है टोटल मिक्सचर, पर उसमें से कुछ लॉस हो जाता है। क्या लॉस होता है? स्टैंडर्ड लॉस 25% ऑन आउटपुट, कुछ लॉस हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। लेकिन कितना लॉस होगा वो इसका परसेंटेज नहीं दिया है, क्योंकि ये तो इनपुट है, आउटपुट जो फाइनल है ना उसका परसेंटेज दिया है। तो इनपुट का कितना परसेंट होगा बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, सर इनपुट में से लॉस घटा दूंगा तो ये आउटपुट निकलेगा। परसेंटेज आउटपुट का दिया है तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं, जिसका परसेंटेज दिया हो उसको 100 मान लो। आउटपुट का परसेंटेज दिया है, आउटपुट को 100 मान लिया, तो लॉस कितना हो जाएगा 25। तो इनपुट कितना डाला होगा 125, तभी तो 125 यूनिट में से 25 लॉस होने के बाद 100 बचता है। ठीक, अब ये 25 इनपुट का कितना परसेंटेज है देख लेते हैं। 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 20%। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल लॉस है, जो स्टैंडर्ड लॉस है, वो आउटपुट का 25 है लेकिन इनपुट का 20% है। तो ये इनपुट है हमारे लिए, तो ये 20 घटा दूंगा तो यहाँ क्या आएगा 80 आएगा। यानी कि इससे क्या हुआ कि 80 यूनिट बनाने के लिए ए का 60 लगता है। तो आप निकाल नहीं सकते कि 680 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा। 80 यूनिट के लिए ए को 60 लेना पड़ता है, 60 डालने पे 80 बनता है। एक यूनिट के लिए 60/80, तो सर 6 से 80 के लिए 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 680, 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 680, 5 से 10, 5 से 10। वैसे ही बी का निकालना है, वैसे ही बी का निकालना है। आ जाओ, बी का कैसे निकलेगा, तो बी का निकलेगा 40 डिवाइड बाई 80, 80 बनाने के लिए 40 लगता है, तो 680 बनाने के लिए कितना लगेगा 3 से 40। अब देखो ये इंटू कर दोगे, 5 से 10 इंटू 50, 25,500, 3 से 40 इंटू 60, 2400, ये टोटल कितना आएगा 340 प्लस 510, 850। अब बताओ इस 800 को इस रेशियो में बांटना है, ये जो स्टैंडर्ड रेशियो है, तो कितना आएगा ये आएगा 480, ये आएगा 320। पूरा डाटा मैंने वर्किंग नोट में निकाल लिया। अब कोई ऐसा सवाल नहीं जो ये पूछे और हम बना नहीं सकते, अगर हमें याद हो जो मैंने फॉर्मूला पीछे पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल पूछता है, मान लो प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस तो ऐसे ही निकल जाएगा। प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस के लिए इस कॉलम में से ये कॉलम डिडक्ट कर दो। ए के लिए 25,500 में से 32,400 घटा दोगे, इसमें से ये घटा दोगे, ए का कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, है ना। बी का
इसमें से ये घटा दोगे बी का कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वैसे हम फार्मूला वे में करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या है? तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर ए का निकालना हो तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है ए का, ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस 50, एक्चुअल प्राइस क्या है ए का 60, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा 5 से 40। वैसे ही आप बी का निकाल लोगे। अगला देखते हैं, मान लो मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार आपको फार्मूला याद है 100% आप बना दोगे अगर ये वर्किंग नोट आप सही बनाते हो तो। मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा सर? रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मान लो ए का अगर मैं निकालता हूं तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 480, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 540 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है 50 आ जाएगा। वैसे ही आप बी का निकाल लोगे। फॉर्मूला में बस पुट करना है। अगर ये टेबल आपने बना लिया तो इसमें सारे वो डाटे हैं जिससे पूरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक, बस टेबल से वो अमाउंट उठाना है और डालना है। एल्ड वेरिएंस फॉर एग्जांपल आप निकाल रहे हो, इसका आंसर यहाँ पे दे दिया है मैंने। एल्ड वेरिएंस अगर निकालते हो, एल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही है। अगर मान लो बी का एल्ड वेरिएंस निकालना हो तो, बी का एल्ड वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 से 40, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी 3 से 20, 320 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है 60, 60 से इंटू कर दो, आ गया बी का। वैसे ही ए का निकाल लोगे। एक बार आपको ये वर्किंग नोट बन गया तो उसके बाद 100% 2 मिनट में आप पूरी क्वेश्चन बना दोगे। ठीक, चलो इतना ही है। मटेरियल कॉस्ट में एक ये स्टैंडर्ड लॉस वाला जो मैंने बता दिया, इसमें लगभग कोशिश किया है कि सब कवर हो जाए। अब आ जाओ लेबर वेरिएंस पे आते हैं। ये जो हमारा फाइनल है फार्मूला का चार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसको देखो, बार बार रिवीजन लेक्चर देखो, तभी जाके आपको एकदम बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में फटाक से आप बना के आओगे। अगला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के समझने के लिए थोड़ा सा कुछ समझते हैं। मान लो ये स्टैंडर्ड आवर है, ये एक्चुअल वर्किंग आवर, ये एक्चुअल पेमेंट आवर, 10 आवर्स, 9 आवर, 8 आवर। ठीक, कोई भी एम्प्लॉय जब जाता है तो पेमेंट उसको पता है जितने बजे उसकी अटेंडेंस लगेगी एंट्री में और जितने बजे वो घर जाएगा उतनी घंटे के लिए उसको पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय 10 घंटे अटेंडेंस देता है अपना, 10 घंटे के लिए उसको पेमेंट मिलेगा कोई भी लेबर को। ठीक, पर क्या वो एक्चुअल में, ये तो पेमेंट आवर हो गया, एक्चुअल वर्किंग आवर, क्या वो सही में 10 घंटे काम करता होगा? नहीं, कुछ आइडल टाइम भी तो होते हैं। आइडल टाइम मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि इस 10 घंटे में 9 घंटे क्यों मैंने एक्चुअल वर्किंग आवर लिया है? क्योंकि जब एम्प्लॉई काम पे होगा तो लंच भी करेगा, टी ब्रेक भी लेगा, वॉशरूम भी जाएगा, है कि नहीं? तो इन सब कारणों की वजह से एक्चुअल वर्किंग आवर एक्चुअल पेमेंट आवर से कम होता है, कि पेमेंट आवर हमें फुल देना पड़ता है पर वर्किंग वो काम उससे थोड़ा कुछ घंटे कम करता है। ठीक, स्टैंडर्ड आवर मतलब उसको करना, जो काम वो किया है ना 9 घंटे में रह के, उस काम करने के लिए रियल में उसको कितना समय मिलना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम, तो वो है 8 आवर्स। ठीक, अब देखो वर्किंग आवर और पेमेंट आवर का जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं आइडल, आइडल टाइम। इससे निकलता है आइडल वेरिएंस। 9 घंटे काम किया पर 10 घंटे की पेमेंट मिली, ये जो डिफरेंस है 1 घंटे का आइडल टाइम है ना, तो आइडल वेरिएंस इससे निकलता है। दूसरा, 8 घंटे का समय लेना था पर वो 9 घंटे में उस काम को किया, उस काम को वो 8 घंटे में कर सकता था पर 9 घंटे में किया, ये क्या शो करता है? तो ये सर शो करता है एम्प्लॉय की इफिशियंसी, तो इससे निकलता है इफिशियंसी वेरिएंस। सिंपल, कॉन्सेप्चुअली आपको एकदम समझना है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 हिस्से,
एक तो लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा आइडल टाइम वेरिएंस, थर्ड वन इज लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक, मटेरियल में रेट तो था ही, यूसेज था इफिशियंसी के बदले, और यहाँ पे लेबर में एक आइडल टाइम वेरिएंस एक्स्ट्रा है। रेट वेरिएंस कैसे निकलता है? रेट का डिफरेंस कि स्टैंडर्ड रेट कितना दिए हैं, एक्चुअल रेट कितना है, इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर। एक्चुअल पेमेंट आवर याद करो, वहां पे क्या पढ़े थे मटेरियल में, तो सर स्टैंडर्ड रेट, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी पढ़ा था हमने। आइडल टाइम, आइडल टाइम कैसे निकलता है, तो सर ये एक्चुअल और एक्चुअल वर्किंग आवर और एक्चुअल पेमेंट आवर का डिफरेंस है आइडल टाइम। एक्चुअल वर्किंग आवर और एक्चुअल पेमेंट आवर का डिफरेंस है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमेशा एडवर्स आएगा। ठीक है, निगेटिव फिगर का मतलब एडवर्स, पॉजिटिव फिगर का मतलब फेवरेबल। फेवरेबल मतलब आपने कॉस्ट सेविंग किया, एडवर्स मतलब आपने ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड किया। वैसे इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर। ऊपर देख लो, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल वर्किंग आवर घटाओगे तभी तो इंसान की इफिशियंसी पता चलेगी, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक, इतना आपको याद है। इसमें भी दो हिस्से, जैसे मटेरियल में हम कर रहे थे, एक मिक्स जिसको कभी गैंग वेरिएंस भी बोल सकता है, दूसरा रिवाइज इफिशियंसी। रिवाइज इफिशियंसी, ठीक। मिक्स और ये मिक्स और रिवाइज इफिशियंसी सेम। देखो, जैसे हम वहां कर रहे थे ना, यहाँ स्टैंडर्ड आवर होता है, यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर होगा, और यहाँ पे होगा एक रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर। रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर का मतलब क्या होगा, रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर का मतलब क्या होगा, एक सेकेंड, रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर का मतलब क्या होगा, हम्म, कि एक्चुअल आवर जो भी होगा ना, एक्चुअल आवर अगर ये 500 है एक्चुअल आवर, तो एक्चुअल आवर को ही स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर में मान लो, दो इम्प्लॉई है, दो वेराइटी के एम्प्लॉई है, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। गर्ल्स है, इनका क्या है, 200 आवर, इनका भी 200 आवर, टोटल 400 आवर है। तो इसी रेशियो में इसको बांट दोगे तो उसको बोलते हैं रिवाइज एक्चुअल आवर। कैसे निकालेंगे, तो सर रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इसका 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 डिफरेंस होता है मिक्स। जैसे हमने मटेरियल में किया था सेम कर रहा हूँ, कोई ऐसा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आइडल टाइम का एक कॉन्सेप्ट नया था, नहीं तो और कोई फर्क नहीं है। और इसका डिफरेंस होता है एल्ड, है ना, इसका डिफरेंस होता है एल्ड। एल्ड कैसे निकलता है, तो स्टैंडर्ड आवर में से रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर घटा दोगे और इनटू स्टैंडर्ड रेट कर दोगे तो आ जाएगा एल्ड। ठीक है, चलो, ये है टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। वैसे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ोगे तो ये आनी चाहिए। वैसे कोई भी कॉस्ट वेरिएंस शॉर्टकट में निकालना हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट से वेरिएंस आता है, कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे, तो एक्चुअल पेमेंट आवर इनटू एक्चुअल रेट। तो इससे आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सीधा भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना याद रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अब रिवीजन लेक्चर का एक लिमिटेशन है कि मैं बहुत डिटेल में जाके आपको बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे उसी 1 सवा घंटे में आपको बताना भी है, क्वेश्चन भी टिक करवाना है, इसलिए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मटेरियल का ये सब है, फिर पार्ट बी लेबर कॉस्ट वेरिएंस शुरू होता है। स्टडी मैट का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। सारा निकालना है, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस भी, रेट वेरिएंस भी, मिक्स
इफिशियंसी एल्ड, सारा एल्ड का मतलब वही रिवाइज इफिशियंसी जो मैंने बताया। ठीक है, चलो इसको हम, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करते हैं। देखो 3 है, एक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख लूंगा, एक्चुअल आवर्स रेट रुपीज, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, है ना, टोटल आवर यहाँ आ जाएगा। वैसे ही मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड में भी आवर्स रेट एंड रुपीज, यहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ सर वर्किंग नोट। यहाँ पे रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर, है ना, ये जो भी एक्चुअल वर्किंग आवर होगा इसी को इस रेशियो में, ये जो आएगा रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन में कहता है कि स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, हमने सोचा था इतना स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे ग्रुप में, स्किल्ड वाले में 32 होंगे, इतना इसमें, इतने इसमें। ठीक है, बट एक्चुअल कितना हुआ एम्प्लॉय हमने किया 28, 18 एंड 4। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है एंड एक्चुअल रेट दिया हुआ है, जो डाटा दिया है वो पहले डाल देते हैं। स्टैंडर्ड रेट 321, स्टैंडर्ड रेट 321, एक्चुअल रेट 432, 432। चलो फैक्ट्री, जो ड्यूरिंग 40 आवर्स ऑफ वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस दिस मच स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क। पहले तो देखो हम कितना घंटा काम करते हैं, 40 आवर्स। अगर 40 आवर्स काम करते हैं तो एम्प्लॉय को टोटल 40 आवर्स के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वर्किंग आवर कैसे निकलेगा, एक्चुअल वर्किंग आवर निकलेगा जितने भी स्किल्ड में कितने 28, 28 इंटू 40 कर दोगे, इतने घंटे के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, है कि नहीं। वैसे मैं करके बता देता हूँ कितना आएगा, 1120, यहाँ पे लिख लेते हैं 1120, 1120। वैसे ही सेमी स्किल्ड है 18, और कितना घंटा सबने काम किया है 40, तो 18 इंटू 40। सेमी स्किल्ड ने एक्चुअल कितना काम किया है 720। वैसे ही अनस्किल्ड है 4 इंटू 40, 160। यहाँ पे लिख लोगे 160 इंटू करके यहाँ सबका रुपीज लिख लोगे और टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक, कितना आया ये, कि एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है, प्लस 720 प्लस 160, ये टोटल जोड़ोगे तो 2000 आएगा। ये 2000 यहाँ पे आप लिख लोगे। यहाँ पे जो भी आएगा स्टैंडर्ड आवर पहले देखते हैं। देखो लिखा है अ गैंग प्रोड्यूस दिस मच स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क, यानी कि गैंग ने जितना भी वर्क किया, जितना भी प्रोडक्शन किया, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर कितनी मिलनी चाहिए, 1800, 1800 स्टैंडर्ड आवर मिलनी चाहिए, दे दिया है क्वेश्चन में। तो सर स्टैंडर्ड आवर का टोटल दे दिया है क्वेश्चन में 18 आवर्स, 1800 आवर्स। ठीक, अब देखो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में कैसे बांटोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस से बांट दो। 32 इतने थे, इसमें 12 थे, इसमें 6 थे, टोटल मिल के इन्होंने स्टैंडर्ड आवर इनको मिलना है 1800 डिवाइड बाई कितना आएगा ये 50, डिवाइड बाई 50 इंटू 32, 1152 आएगा, इंटू 12 432 आएगा, वैसे ही 6, 216 आएगा। सबका यहाँ पे इंटू कर लोगे और लिख लोगे, रुपीज का कॉलम मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही इंटू कर लेना, आवर्स को और रेट को और रुपीज में डाल देना। ठीक, मेरा यहाँ कंसर्न है ये बताने का कि ये जो है एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इसको रिवाइज एक्चुअल आवर का मतलब इसी को इस रेशियो में बांट देना है, इस रेशियो में बांट देना है। यानी कि 2000 डिवाइड बाई 1800 करोगे और इंटू करोगे 1152, तो ये किसके लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा। 2000 डिवाइड बाई 1800 इंटू 1152, 1280 आया। वैसे ही आप सबका निकाल लो, 480 आया,
240 आया। चलो अब जो भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हो। क्या पूछ रहा है पहले में? कॉस्ट वेरिएंस तो सबसे आसान है। कॉस्ट वेरिएंस के लिए क्या करना है, इस कॉलम को इस कॉलम से टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को टोटल एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट करना है। अगर स्किल्ड का करना है तो ये जो भी आया है इसमें से ये घटा दो। सेमी स्किल्ड का करना है तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें से इसका ये घटा दो। अनस्किल्ड का करना है ये जो प्रोडक्ट आएगा इसमें से ये घटा दो। कॉस्ट वेरिएंस आसान है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी सीधा आप लिख सकते हो। रेट वेरिएंस बताओ, लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलता है? तो सर स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से घटा दो और एक्चुअल पेमेंट आवर से इनटू कर दो, यही है रेट वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक, स्किल्ड का निकालोगे तो कैसे आएगा? स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट क्या है 3, एक्चुअल रेट क्या है स्किल्ड का 4, सब चीज दिया हुआ है यहाँ पे। इनटू एक्चुअल पेमेंट आवर क्या है ये 1120। वैसे ही सेमी स्किल्ड का निकालो, वैसे ही अनस्किल्ड का निकालो और टोटल को जोड़ दे तो टोटल आ जाएगा रेट वेरिएंस। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं जो अब आप इस ये जो डेटा मैंने वर्किंग नोट बनाया है यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं लेबर से रिलेटेड जो आप निकाल नहीं सकते। मिक्स बताओ, मिक्स कैसे निकलता है? तो सर मिक्स निकलता है रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही है। चलो स्किल्ड का होगा तो क्या करेंगे, रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर, स्किल्ड का रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर 1280 माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर 1120 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है 3। वैसे ही सेमी वाला क्या कितना है, सेमी वाले के रिवाइज एक्चुअल वर्किंग आवर 480 माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर 720 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है सेमी का 2। वैसे ही आप अनस्किल्ड का निकाल दोगे। फॉर्मूला में बस पुट करना है, सब चीज दिया हुआ है। मेरा काम था आपको ये वर्किंग नोट बना के सिखा देना कि हाँ वर्किंग नोट अगर आप एक बार बना लेते हो अच्छे से, वर्किंग नोट तभी बना पाओगे ना अच्छे से जब आप समझोगे क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी है। एक बार वर्किंग नोट आपने बना दिया तो फॉर्मूला में बस पुटन ही तो करना है, आप आराम से पुटन करके निकाल सकते हो। ठीक, लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा यहाँ पे टिक करा देता हूँ मैं थ्योरी बुक में। देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में एक रेट, आइडल टाइम, इफिशियंसी। इफिशियंसी में दो है, एक एल्ड और एक मिक्स। मिक्स को गैंग भी बोलते हैं, एल्ड को सब इफिशियंसी या रिवाइज इफिशियंसी भी बोलते हैं। ये वही लिखा है जो फार्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया। टेबुलर मेथड से भी कर सकते हैं, मटेरियल में मैं टेबुलर मेथड समझाया था, वैसे ही ये टेबुलर मेथड है। पर कोशिश करना आप जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना कि वर्किंग नोट बनाया और फार्मूले में सब चीज रख दिया, वो ज्यादा आसान है। लॉस इन आवर जो आइडल टाइम है वो दो किस्म का होता है। आइडल टाइम देखो उस समय आइडल टाइम पढ़ा रहा था ना, ये थ्योरी पोर्शन जरूरी नहीं है पर छोटा सा है। दो किस्म का होता है, एक तो अब नॉर्मल, एक नॉर्मल। देखो अब नॉर्मल एंड नॉर्मल, राइटिंग कुछ ज्यादा खराब हो गया क्या? नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब वो आइडल टाइम जो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय फैक्ट्री गेट से अपनी प्रोडक्शन मशीन तक जाता है, ये कुछ टाइम वेस्ट होते होंगे, है कि नहीं? मशीन बंद करके वापस से शाम को फैक्ट्री गेट तक आता होगा घर जाने के लिए, अटेंडेंस तो फैक्ट्री गेट के पास लगाता होगा, ये भी टाइम वेस्ट होता होगा। ये जो नॉर्मल टाइम है या छोटा मोटा टी ब्रेक, इसको हम कॉस्ट से ही रिकवर करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि लेबर को रेट को ही बढ़ा देते हैं, पर आवर जो लेबर रेट है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मल की कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां दिक्कत है वो है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल रीजन की वजह से अगर हुआ तो अब नॉर्मल रीजन की वजह से दो किस्म से हो सकता है, ताकि हमने समय को यूटिलाइज ही नहीं किया, आवर वेस्टेज चले गई, या फिर यूटिलाइज किया पर इफिशियंसी सही नहीं थी। देखो समय को अगर यूटिलाइज नहीं किया तो आइडल वेरिएंस निकलता है, वो भी हमने पढ़ा। या फिर अगर हमने इफिशियंसी सही काम नहीं किया इफिशियंसी से, तो उसको लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकलता है। बताओ आवर नॉट यूटिलाइज कब होगा? मशीन ब्रेकडाउन हो गया और घंटों घंटों तक काम नहीं चला। रॉ मटेरियल कई बार सप्लायर के हैंड पे लेट हो जाता है, रॉ मटेरियल की कमी की वजह से मशीन काम नहीं कर रहा, मशीन ब्रेकआउट हो गया, या फिर रॉ मटेरियल का वेस्टेज वो अनएबिलिटी हो गई, पावर फेलियर हो गया कि पावर फेल हो गया और मशीन चल नहीं रहा है, लेबर स्ट्राइक स्ट्राइक की वजह से बंद पड़ा है। तो ये सब रीजन से आइडल वेरिएंस निकलता है। ठीक,
बस इतना है। अगला देखो, थर्ड है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। इसको यहाँ पे नहीं, अपने नोटपैड में समझते हैं। ये जो है ना, ये फार्मूला टोटल लेबर का है। वैसे ही मैंने टोटल मटेरियल का यहाँ पे बनाया था। ठीक, इसको बस याद रखोगे सब हो जाएगा। फार्मूले को याद रखना है एकदम डायग्रामेटिक, और उसके बाद हमको वर्किंग नोट समझ के बना लेना है। देखो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि वैरी होते हैं लेवल ऑफ ऑपरेशन या फिर लेवल ऑफ सेल्स यूनिट के अनुसार, प्रोडक्शन यूनिट के अनुसार। ठीक, वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, 2 सेकेंड कंसेप्चुअली समझते हैं, इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। बट लेबर एंड एक्सपेंस तो आवर बेसिस पे इनकर्ड होते हैं, लेबर और एक्सपेंस का खर्चा। पर इनडायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी बेस पे होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है कि क्वांटिटी दिया है वेरिएबल ओवरहेड में, या फिर आवर बेस्ड भी दे सकता है। आपको जनरली आवर बेस्ड वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि आवर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा ज्यादातर। ठीक, एक क्वेश्चन देखेंगे आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस दो किस्म के होते हैं, एक एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज इफिशियंसी। इफिशियंसी, एक्सपेंडिचर मतलब कैसे मटेरियल में प्राइस और यूसेज का इफेक्ट दे रहे थे, कि प्राइस की वजह से चेंज होता है या यूसेज की वजह से, लेबर में रेट की वजह से चेंज होता है या इफिशियंसी की वजह से। इसमें भी सेम है, इसमें प्राइस का इफेक्ट देना है, इसमें इफिशियंसी या फिर क्वांटिटी का इफेक्ट देना है। ठीक, प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, आवर बेसिस पे हम पढ़े हैं लेबर में। बताओ कैसे निकलेगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस? तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू लेबर में तो आप एक्चुअल पेमेंट आवर कर रहे थे, पर यहाँ एक्चुअल वर्किंग आवर करोगे। अभी देखेंगे क्यों, एक सेकेंड में। इफिशियंसी कैसे निकलता है? तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, यही क्वांटिटी बेस पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी ले लेना यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, क्वांटिटी में दिया तब भी ये लगा दोगे, बस आवर के बेसिस पे, तो वो एक्चुअल आवर के जगह पे एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक, यहाँ देखो एक्चुअल वर्किंग आवर क्यों ले रहे हैं सर? लेबर में तो एक्चुअल पेमेंट आवर ले रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर क्यों ले रहे हैं बताओ? लेबर जो आइडल टाइम में बैठा था, जहाँ काम नहीं कर रहा था, वो उतने देर के लिए वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड नहीं होता है। वेरिएबल ओवरहेड सिर्फ एक्चुअल वर्किंग आवर के लिए इंकर्ड होता है, इसीलिए एक्चुअल वर्किंग आवर के लिए हम वेरिएबल ओवरहेड को लेते हैं। क्योंकि लेबर मान लो अगर किसी भी रीजन से आइडल टाइम बैठा है, तो फैक्ट्री भी तो नहीं चल रही होगी ना, मशीनें बंद करके जाता होगा ना बैठने। लेबर अगर मान लो स्ट्राइक की वजह से बंद है मशीन, तो मशीन बंद है तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्चुअल वर्किंग आवर पे आएगा। मान लो ब्रेक में, आइडल टाइम ब्रेक की वजह से है, कि ब्रेक में 1 घंटे लेबर ने काम नहीं किया, तो ब्रेक में मशीन भी तो बंद होगा, लेबर ने काम नहीं किया तो सिर्फ वो एक्चुअल वर्किंग आवर पे आता है। लेबर को पूरी पेमेंट आवर के लिए पे होता है, इसलिए पेमेंट आवर से इंटू कर रहे थे। पर मशीन तो सिर्फ वर्किंग आवर, जितना देर लेबर काम किया उतना ही देर चलेगा ना, इसलिए वर्किंग आवर से इंटू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना है बस फॉर्मूला इसका, हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, मान लो यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो एक तो तरीका है कि सर एक्सपेंडिचर और इफिशियंसी अगर निकाला हो तो दोनों को जोड़ दो तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि किसी का भी वेरिएंस निकालना हो ना, कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दोगे तो आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट बोल देता हूं मैं, ये घटा दोगे तो ऑटोमेटिक ऐसे भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखे इस पे।
तो ये देखो वेरिएबल ओवरहेड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्टडी मटेरियल का। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी बताइए और इफिशियंसी वेरिएंस भी बताइए। वेरिएबल ओवरहेड का सर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में दो हिस्से अभी पढ़ाया हूँ, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या हमने पढ़ा था? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में पढ़ा था हमने कि सर ये प्राइस का इफेक्ट है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर। इसमें क्या पढ़ा था? ये क्वांटिटी या इफिशियंसी का इफेक्ट है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यही सब डाटा अगर हमें पता हो तो यहाँ पे डाल के निकाल सकते हैं इजिली। यस, देखते हैं। देखो स्टैंडर्ड रेट क्या है कि प्रोडक्शन हमने सोचा था 6000 यूनिट करने का और हर एक यूनिट पे 2 आवर लगेगा, तो स्टैंडर्ड हमने आवर कितना सोचा था? 12,000। बजटेड आवर जो सोचा था, इसको बजटेड लिखता हूँ, बजटेड आवर हमने कितना सोचा था? 12,000। और बजटेड ओवरहेड कितना है? 1,20,000। तो अगर स्टैंडर्ड रेट निकालना हो तो हमने इतना बजट किया था खर्चा 12,000 यूनिट के लिए, तो टोटल 10 रुपीज स्टैंडर्ड आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज। ठीक, चलो स्टैंडर्ड आवर बताओ। स्टैंडर्ड आवर किसके लिए लेते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एक्चुअल आवर भी तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए है। तो हमेशा स्टैंडर्ड भी एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट के लिए लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 5,900। एक आउटपुट बनाने के लिए 2 घंटे लगता है, तो 5,900 के लिए कितना लगेगा? इंटू 2 कर लो, 11,800 ये है। अच्छा, एक्चुअल वर्किंग आवर बताओ, एक्चुअल वर्किंग आवर कितना होगा? तो सर एक्चुअल वर्किंग आवर है 11,600, दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद अगला है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? तो एक्चुअल रेट निकलेगा सर, यहाँ पूरा एक्चुअल ओवरहेड भी है, एक्चुअल आवर भी है, डिवाइड कर दो, एक्चुअल रेट आ जाएगा 122 डिवाइड बाई 11,600। पॉइंट में आने वाला है इसका, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब डाल दो फार्मूले में, आराम से आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, 2000 फेवरेबल होगा, ये शायद आएगा 6,000 एडवर्स। यस, नहीं नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर, इंटू करोगे स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल वर्किंग आवर, यही फार्मूला ब्रेक होगा। स्टैंडर्ड रेट 10 है, एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है सर? एक्चुअल वर्किंग आवर है 11,600 और एक्चुअल रेट और एक्चुअल वर्किंग आवर का प्रोडक्ट दिया है 1,22,000। वैसे आप इंटू भी करोगे ना, एक्चुअल रेट ये रहा और एक्चुअल वर्किंग आवर, तो 1,22,000 ही आएगा, उसी को तो डिवाइड करके निकाला ही है। तो कितना हो गया? 11,600 इंटू 10 माइनस 122। अच्छा, 6,000 एडवर्स ही आ रहा है। ठीक है, 6,000 एडवर्स आ रहा है। ठीक, चलो ये आप वो डाल देना, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर हमें पता ही है, एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड रेट भी पता है, मैंने चारों यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल क्वेश्चन आता है बिल्कुल। अब आ जाओ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे। इसमें बस इतना था, दो हिस्सा। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे आ जाओ। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड भी आपको आवर बेस्ड या फिर क्वांटिटी बेस्ड दे सकता है। पहले आवर बेस्ड देखते हैं, क्वांटिटी बेस्ड तो आसान है, 1 सेकेंड में आप समझ जाओगे। देखो, जब भी देना फिक्स ओवरहेड निकालने का, तो आप वर्किंग नोट ऐसे बना लेना, और वर्किंग नोट में जो डाटा में जिस फॉर्मेट में बना रहा हूँ उसी फॉर्मेट बनाना और वैसे ही डाटा लिखना। उसके बाद क्वेश्चन एकदम ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे लिखना आप बजटेड आवर, यहाँ पे लिखना बजटेड ओवरहेड, बीच में आ जाएगा रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे निकलता है? मान लो ये 1 लाख है,
और ये 5 लाख है, तो ये कैसे निकलेगा? 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। ओवरहेड कॉस्टिंग में आप पढ़ते हैं इस चीज को कि रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दोगे तो रिकवरी रेट आ जाएगा, बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दोगे रिकवरी रेट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखो गया एक्चुअल वर्किंग आवर, यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड, यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड आवर, किसके लिए? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे लिख लोगे रिकवर्ड। रिकवर्ड कैसे निकलता है? तो सर रिकवर्ड निकलता है स्टैंडर्ड आवर जो है, ये जो स्टैंडर्ड आवर है इसको रिकवरी रेट से इंटू करके, रिकवरी रेट ये रहा। ठीक, इतना डालने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस बजटेड ओवरहेड। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसमें से ये घटाना है। देखो एरो ध्यान देना, एरो कहाँ पे लेके जा रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, रिकवर्ड में से एक्चुअल घटाओगे तो इसको बोलते हैं फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट वेरिएंस की टोटल में। अब देखो ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, रिकवर्ड और बजटेड का डिफरेंस, इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक ये और एक ये। वॉल्यूम वेरिएंस के दो हिस्सा, एक इफिशियंसी, इफिशियंसी क्यों? स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर में क्या डिफरेंस है? इफिशियंसी का डिफरेंस है। और ये कैपेसिटी। ठीक, इतना डायग्राम आपको समझना है। इस डायग्राम को समझने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब नीचे फॉर्मूला लिखता हूँ कि सर फिक्स कॉस्ट वेरिएंस में दो हिस्से हैं, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस रिकवर्ड में से एक्चुअल घटा के, ये निकलेगा सर रिकवर्ड ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा के। रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर को रिकवरी रेट से इंटू करके, स्टैंडर्ड आवर को रिकवरी रेट से इंटू करके। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कैसे निकाला है हमने? रिकवर्ड में से बजटेड रिड्यूस करके, रिकवर्ड में से बजटेड रिड्यूस करके, बजटेड ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस का मैंने बोला दो हिस्से करेंगे। कौन सा दो हिस्सा? एक सर इफिशियंसी, इफिशियंसी कैसे निकला है? तो इफिशियंसी ऐसे निकला है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल घटा के एक हो जाएगा इफिशियंसी, दूसरा कैपेसिटी। इफिशियंसी कैसे निकला है? तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल वर्किंग आवर घटा दोगे तो इंटू कर दोगे रिकवरी रेट से। रिकवरी रेट कहाँ है? तो ये रहा, इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। वैसे ही कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी कैसे निकलेगा? इसमें से ये घटा के, इसमें से ये घटा के, एक्चुअल वर्किंग आवर में से बजटेड आवर घटा दोगे और रिकवरी रेट से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा कैपेसिटी। इतना याद है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? ये जो टोटल है, एक तो तरीका है देखो, एक्सपेंडिचर और बजटेड मिलके वो जोड़ दोगे तो आ जाएगा। वैसे फिक्स कॉस्ट वेरिएंस का एक और तरीका है, डायरेक्ट रिकवर्ड में से एक्चुअल घटा के, रिकवर्ड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा दोगे तो आ जाएगा। ठीक, एक और छोटा सा ब्रेक पढ़ना है। कैपेसिटी के भी दो हिस्से हैं, एक कैलेंडर, दूसरा रिवाइज्ड कैपेसिटी। कैलेंडर, कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलेगा? एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इंटू रिकवरी रेट पर डे, कि हमने कितना दिन काम किया, कितना हमने सोचा था। इसको कैलेंडर वेरिएंस क्या नाम दिया है? क्योंकि इतना दिन हमने नहीं किया ना, अपने एस्टिमेट किया था कि हम इतना दिन काम करेंगे पर इतना दिन नहीं किया, इसलिए कैलेंडर वेरिएंस नाम है। इनटू, अब ये डेज में है तो रिकवरी रेट डेज में लेना है। डेज में कैसे निकलेगा? अरे रिकवरी रेट आवर में कैसे निकला था? बजटेड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड करके। तो डेज में कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड को बजटेड डेज से डिवाइड करके, डेज आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक, और ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर। कैपेसिटी में से ये घटा दोगे तो बैलेंसिंग फिगर ये है, कैपेसिटी में से कैलेंडर घटा दोगे तो बैलेंसिंग फिगर ये है। ठीक, इतना है टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में। ठीक,
ये डायग्राम आपको याद रखना है, इतना याद है तो 100% आप क्वेश्चन सही बनाओगे। ठीक, चलो क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज है बुक में, कि पूरा मटेरियल का एक जगह, लेबर का एक जगह, वेरिएबल, फिक्स, फिर मिक्स टाइप क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन है वो पूरी कैटेगराइजेशन इतना बढ़िया हो रखा है कि स्टडी मटेरियल का ये है, टेस्ट और नॉलेज का ये है, पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन ये है, पास्ट ईयर में कौन से अटेम्प्ट का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सब हेडिंग के अंदर में है। और उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक मैंने डाला है वो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। वो क्या है एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस? तो जो भी आरटीपी में या फिर पुराने सिलेबस में बढ़िया जो क्वेश्चन था, जो बार बार पूछता है, या फिर नए सिलेबस में पूछने की एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी अटेम्प्ट में ये आने वाला ही है आगे, वो क्वेश्चन मैंने एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में रखा है। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे एक क्वेश्चन करें। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे ये रहा, नवंबर 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी को करते हैं। नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 3 का ए 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपने देखा होगा जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने देखा, चाहे नवंबर 19 का था, नवंबर 20 का है, 10 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसमें से। चलो हमने अपने वो जो डायग्राम है वहां पे क्या क्या बनाया था, तो सर हमने अपने डायग्राम में ऐसे बनाया था। आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, मैं तो बताता हूँ यहाँ पे। बजटेड आवर यहाँ लिखा था मैंने, बजटेड ओवरहेड सर मैंने यहाँ लिखा था, रिकवरी रेट मैंने यहाँ लिखा था, एक्चुअल वर्किंग आवर यहाँ लिखा था, एक्चुअल ओवरहेड मैंने यहाँ लिखा था, स्टैंडर्ड आवर मैंने लिखा था, यहाँ रिकवर्ड लिखा था मैंने। ठीक, उसके बाद मैंने बोला था इतना करने के बाद सब काम हो गया आपका। इसका जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू रिकवरी रेट, ये इफिशियंसी हो जाएगा। एक्चुअल वर्किंग आवर में से बजटेड आवर घटा के रिकवरी रेट से इंटू करोगे, कैपेसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस बताओ कैसे निकलेगा, रिकवर में से बजटेड घटा दोगे, वॉल्यूम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलता है, बजटेड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा दोगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकल जाएगा। ये वॉल्यूम, ये एक्सपेंडिचर। और बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, तो वो मैंने बता रखा है। डायग्राम याद करो, फटाफट डायग्राम याद करो कि सर रिकवर्ड में से एक्चुअल ओवरहेड घटा दूंगा तो फिक्स कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, जो टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएंस है। ठीक, इतना अगर मालूम हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो नहीं बन सकता। पर दिक्कत क्या है कि ये रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, छोटा सा बस। आप इस ऐसे डायग्राम अगर बना के डाल रहे हो ना, 100% क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, क्या मतलब आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा आपको निकालना है इसमें से, जो दिया है वो मैं डाल दूं। चलो बजटेड आवर दिया है 2400, तो बजटेड आवर में डाल दूं यहाँ पे, कोई और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम्म हम्म चलो बजटेड आवर दिया है कितना, तो बजटेड आवर दिया है, नहीं ये कलर अच्छा नहीं रहेगा, ब्लैक, नहीं नहीं चलो ब्लू से ही करते हैं। बजटेड आवर दिया है 2400। ठीक, बजटेड ओवरहेड भी दिया है 1200, 12,000। अब जब दो चीज दिया है तो रिकवरी रेट निकल जाएगा, यस रिकवरी रेट निकल जाएगा। 12,000 को 2400 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा रिकवरी रेट 5। तीन चीज हमने इस डायग्राम में निकाल लिया, तीन चार चीज और निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये दिया है वॉल्यूम वेरिएंस दिया है 2000 एडवर्स, वॉल्यूम वेरिएंस दिया है 2000 एडवर्स। एडवर्स का मतलब माइनस, मतलब ज्यादा कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड है, वॉल्यूम वेरिएंस में माइनस में फिगर है एडवर्स, अब फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव। अब देखो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है रिकवर्ड में से बजटेड घटा दूंगा तो वॉल्यूम वेरिएंस आएगा कि नहीं। वॉल्यूम वेरिएंस दिया है -2000, रिकवर्ड हमको नहीं मालूम लेकिन बजटेड हमको मालूम है 12,000, तो क्या रिकवर्ड नहीं आ जाएगा, ये इधर लेके आओ, रिकवर्ड आ जाएगा 10,000। तो ये आप करोगे वर्किंग नोट नंबर 1 और रिकवर्ड निकाल लोगे वर्किंग नोट से। मैं लिख देता हूं कि सर जो रिकवर्ड है वो है 10,000। अब करोगे वर्किंग नोट नंबर 2, बताओ रिकवर्ड कैसे निकलता है, तो सर रिकवर्ड निकलता है ये रिकवरी रेट को स्टैंडर्ड रेट से इंटू करके।
स्टैंडर्ड आवर को रिकवरी रेट से इंटू करके ये रिकवर्ड आता है। अब रिकवरी रेट पता है 5, तो स्टैंडर्ड आवर नहीं निकल जाएगा। 5 को यहाँ से डिवाइड कर दो, 10,000 डिवाइड बाई 5 करोगे 2,000। ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 2, जिससे आपको आ जाएगा ये 2,000। ठीक, चलो अगला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2800। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है? ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब ये दिया हुआ है आपको। ये कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है -2800। माइनस मतलब एडवर्स फिगर है, यानी कि रिकवर्ड में से एक्चुअल ओवरहेड घटाओगे तो -2800 आनी चाहिए। रिकवर्ड तो हमें मालूम है 10,000 एक्चुअल ओवरहेड, और ये आ गया 2800। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो एक्चुअल ओवरहेड कितना आ जाएगा? 12,800। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 3। कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो अभी पढ़ाया नहीं था, है ना। क्वेश्चन बच्चों को लगा होगा कि अरे बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया, टफ दे दिया, पर कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो अभी नहीं पढ़ाया था। 12,800, 12,800। अब बताओ 12,800 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल वर्किंग आवर बस निकालना है। पर यहाँ पे दिया है एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड। एक्चुअल रेट, बजटेड रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आवर। पर एक्चुअल रेट बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल वर्किंग आवर, इसी को बोलते हैं एक्चुअल रेट। ये दिया हुआ है आपको कितना? तो सर ये दिया हुआ है 8। एक्चुअल वर्किंग आवर निकालना है, पर एक्चुअल ओवरहेड दिया है 12,800, तो एक्चुअल वर्किंग आवर नहीं आ जाएगा। 12,800 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1600 आ गया, 1600 आ गया। पूरी क्वेश्चन में जितना मैं आपको बताया था कि इस डायग्राम में डेटा चाहिए, वो पूरी डाटा मैंने निकाल दिया 3-4 वर्किंग नोट करके। अब जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। पूछ रहा है एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताइए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 12,000 माइनस 12,800, ठीक है, -800 आएगा, ये रहा एडवर्स 800। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड ये रहा 12,800। वैसे ही बोलेगा एक्चुअल आवर बताइए 1600, अभी हमने निकाला वर्किंग नोट में। कैपेसिटी वेरिएंस बताइए। कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलता है? एक्चुअल वर्किंग आवर माइनस बजटेड आवर। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना निकाला है हमने? 1600। बजटेड आवर कितना है? 2400 इंटू रिकवरी रेट कितना है? 5। ठीक है, वैसे ही देखो स्टैंडर्ड आवर पूछ रहा है। स्टैंडर्ड आवर हमने निकाल लिया है वर्किंग नोट करके 2000। पूछ रहा है इफिशियंसी वेरिएंस बताइए। इफिशियंसी वेरिएंस कैसे निकलता है? सर इसको बोलते हैं इफिशियंसी वेरिएंस, तो इसको बोलते हैं तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर कितना है? 2000। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है? 1600 इनटू रिकवरी रेट कितना है? 5। हो गया। तो देखो जब आपको इस मेथड से पढ़ोगे कोई भी क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो एक और लास्ट में आपको बता देता हूं कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कभी ना क्वांटिटी बेस दे देता है कि ओवरहेड दिया है फिक्स ओवरहेड, पर क्वांटिटी बेस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बजटेड ओवरहेड यहाँ लिखोगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बजटेड आउटपुट लिखोगे, क्यों? क्योंकि अब तो आउटपुट दिया है। रिकवरी रेट निकाल लोगे, वैसे ही रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? इसको इससे डिवाइड करके, ठीक। फिर यहाँ पे लिखोगे एक्चुअल ओवरहेड, ऐसे ही यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट इसको लिख दोगे रिकवर्ड। रिकवर्ड अब कैसे निकलेगा? तो सर एक्चुअल आउटपुट को रिकवरी रेट से इंटू करके रिकवर्ड। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या है? एक्सपेंडिचर। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको डायग्राम याद है टिप्स पे रहेगा फार्मूला। इसका डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट वेरिएंस। और सर क्या इफिशियंसी और कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो जब आउटपुट बेस पे देगा, आउटपुट दिया तो इफिशियंसी और कैपेसिटी निकालना संभव नहीं है, तब निकालने को पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, इतना था। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार इस लेक्चर को रिवाइज करना है, जैसे मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो।